अब यहाँ से एंगल ऑफ डिस्पर्सन पे जाते हैं, तो अगर हम व्हाइट लाइट पे लें तो यहाँ से देखेंगे ये डायरेक्शन ऑफ हमारा इंसिडेंट रे, ये रेड कलर है तो ये कहलाएगा डेविएशन इन रेड कलर। अगर हम इसको देखेंगे तो ये वायलेट है, वायलेट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से इधर देखेंगे तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा वायलेट कलर का जो है इमर्जेंट रे का डायरेक्शन, मतलब ये कहलाएगा डेविएशन इन वायलेट कलर। और इन दोनों ये एंगल जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारा कितना है, थीटा है, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो विथ व्हाइट लाइट अगर हम लोग बात करेंगे, विथ व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट के केस में हम लोग लिखेंगे कि एंगुलर डिस्पर्सन का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अगर हम बोलते हैं व्हाइट लाइट विथ व्हाइट लाइट एंड थिन प्रिज्म, तो थिन प्रिज्म अगर हम लोग लेते हैं विथ व्हाइट लाइट, तो थिन प्रिज्म विथ व्हाइट लाइट, विथ व्हाइट लाइट, तो उस केस में हम लोग एक चीज जानते हैं, थिन प्रिज्म के केस में बता देंगे डेविएशन का वैल्यू लिखते हैं n-1 into a। तो अगर हम रेड कलर के वायलेट कलर के करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो डेल्टा v के जगह पे हम लिख सकते हैं nb-1 into a, और रेड के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nr ले लें तो थीटा इक्वल्स टू नथिंग बट डेल्टा v माइनस डेल्टा, डेल्टा v की जगह क्या लिख लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करस्पॉन्डिंग टू वायलेट -1 into a माइनस ऑफ डेल्टा r लिखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू रेड कलर -1 into a वाला पार्ट कैंसल आउट हो गया और थीटा का वैल्यू हो जाएगा nb माइनस nr into a। तो मैक्सिमम टाइम हम लोगों को जब भी डिस्पर्सन फेनोमेना का क्वेश्चन रहता है तो 99.999% केसेस में जो क्वेश्चन रहेगा वो थिन प्रिज्म से ही रिलेट करके रखेगा। तो ये वाला तो हो गया जनरल, और उसके बाद फिर अगर थिन प्रिज्म लगेंगे तो लिखेंगे nb माइनस nr into a, हो गया मेरा एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग सेकंड डेफिनेशन आते हैं जिसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, उसको मैं ओमेगा से डिनोट करूंगा। तो डिस्पर्सिव पावर किसका, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म का, मतलब डिस्पर्सिव पावर किसका प्रॉपर्टी हुआ, जिस मटेरियल का प्रिज्म बना हुआ है उसका प्रॉपर्टी कहलाता है डिस्पर्सिव पावर। हाँ, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल मेजर करने का तरीका ये होता है कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल हम लोग जो मेजर करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू, हम बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू डेविएशन इन द मीन रे। तो dispersive power of the material of the prism is defined as the ratio of angular dispersion, और बोल सकते हैं angle of dispersion to the deviation in the mean ray। और mean ray का डेविएशन बताया था डेफिनेशन उस टाइम पर कि अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट में मीन रे का बात करते हैं तो जितने भी वेवलेंथ है उसका एवरेज निकालते हैं, एवरेज के सबसे क्लोज जिस कलर का वेवलेंथ होगा उसको मीन रे बोलते हैं। व्हाइट लाइट के केस में किसको मीन रे बोलते हैं, लिख सब उधर कि व्हाइट लाइट के केस में मीन रे हम लोग किसको लेते थे, येलो को लेते थे। ठीक है, करेक्ट है, येलो होगा। इसका मतलब ये कि अगर हम व्हाइट लाइट लिखेंगे तो थीटा की जगह पे हम लिख लेंगे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा मीन की जगह पे हम लिख लेंगे डेल्टा वाई। तो विथ व्हाइट लाइट अगर हम लोग लिखने जाएं तो लिखेंगे विथ व्हाइट लाइट, विथ व्हाइट लाइट डिस्पर्सिव पावर जब निकालने जाएंगे तो हम लोग थीटा की जगह पे लिख लेंगे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि जो थिन प्रिज्म दे रखा है तो व्हाइट लाइट विथ थिन प्रिज्म अगर हम लोग लें तो व्हाइट लाइट विथ थिन प्रिज्म, विथ थिन प्रिज्म, तब उस केस में हम लोग लिखेंगे कि जो इसको लिख लेंगे nb -1 into a, ये हो जाएगा nr -1 into a, तो ऊपर बच जाएगा nb -nr,
और यहाँ हो जाएगा n बाय माइनस 1 इंटू ए तो कैंसल आउट हो गया। तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा इक्वल्स टू एन बी माइनस एन आर डी इंटू ए डिवाइडेड बाय हो जाएगा n बाय माइनस 1 इंटू ए और ए कैंसल आउट हो गया। तो ओमेगा अगर हम लोग लिखेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू नथिंग बट एन बी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन बाय माइनस 1। ये हो गया डिस्पर्सिव पावर का एक्सप्रेशन अगर हम बात करेंगे विद थिनकी। अब जब आप नोट्स पढ़ने जाओगे तो नोट्स में इसी स्टेज पर मैंने एक फॉर्मूला जनरल नॉलेज करके लिखा है और वो जनरल नॉलेज में उसमें लिखा हुआ है कि हम रिलीजियसली उसको रटेंगे। हाँ, क्या करेंगे? रिलीजियसली रटेंगे। उसको समझा देता हूँ अभी के लिए, लेकिन चूंकि लेंस टॉपिक से रिलेट करके किया हुआ है तो अभी आपको सब कुछ खूब अच्छे से तो समझ में नहीं आएगा। जैसे लेंस पढ़ाएंगे तब वो समझ में आ जाएगा, लेकिन चूंकि डिस्पर्सिव पावर यहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं इसलिए मेंशन कर देता हूँ। उसमें एक लिखा हुआ है डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। तो लेंस के केस में अगर जिस मटेरियल का बना है उसका डिस्पर्सिव पावर जो हम निकालने जाते हैं तो अब देखो डिस्पर्सिव पावर का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि अगर हम डिफरेंट कलर लेते हैं लाइट का तो हमारा वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा। अगर इस वाले को एनालाइज करो तो ये जो दो एक्सट्रीम रे के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एन। तो ओमेगा जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं डेल्टा एन डिवाइडेड बाय, ये हो गया मीन रे के करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको लिख लेते हैं एन माइनस 1। अब एक चीज याद रखना कि जब भी इस टॉपिक के अंदर जैसे अलग अलग वेवलेंथ है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, लेकिन अगर सीधा बोल दिया कि इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और हम यूज कर रहे हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट रे, हम किस कलर के बारे में उसको n को लेंगे? तो जब भी हम किसी भी पॉलीक्रोमेटिक सिचुएशन में सिंगल वर्ड रहेगा तो सिंगल वर्ड हम किस कलर के रिलेटिव लेंगे? जल्दी से दिमाग लगा के बोलो कि अगर कोई पॉलीक्रोमेटिक लाइट रे है, हमने बोला कि जो डेविएशन इन द लाइट रे इज 30 डिग्री, तो किस मीन कलर? करेक्ट। तो जब भी सिंगल वर्ड यूज करोगे तो सिंगल वर्ड हमेशा हम किसके लिए लेते हैं? मीन रे के लिए लेते हैं। तो अगर मैंने बोला कि किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और हम लोग यूज कर रहे हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट रे, तो उस n को हम किसका मानेंगे? मीन रे के लिए मान करके चलेंगे। तो अगर हम व्हाइट लाइट लेते हैं तो फिर हम येलो कलर को लेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लिखते हैं तो n-1 जो n बोला इसको बोलते हैं एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली, और एवरेज वर्ड जैसे ही आया तो किसके लिए लेते हैं? तो मीन रे के लिए लेते हैं। इसलिए जब भी सिंगल वर्ड होता है तो उसका मतलब होता है एवरेज, और एवरेज किसके लिए अप्लाई होता है? तो मीन के लिए होता है। तो डिस्पर्सिव पावर का जो सबसे जनरल डेफिनेशन है वो यही है कि चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय n-1, जहां पे n कहलाया एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द जो भी लेंस लेते हो, अगर प्रिज्म लोगे तो प्रिज्म का बात करेंगे एंड दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर मीन रे। तो ये n-1, तो ये मेरा जनरल डेफिनेशन होता है ओमेगा का। अब जब हम लेंस के लिए जाते हैं तो लेंस जब हम पढ़ते हैं तो जब आगे पढ़ोगे तब इसमें एक लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ाते हैं हम लोग। और लेंस मेकर फॉर्मूला का फॉर्मूला जो आता है वो आता है 1/f n-1। 1.5 क्लास के बाद लेंस शुरू हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1/f n-1 आता है, 1/r1 - 1/r2 इस तरह का फॉर्मूला आता है। तो इसमें डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस जब हम बात करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्पर्सिव पावर को डेल्टा f/f से। अब डेल्टा f/f से डिफाइन करने जाएंगे, जैसे मान लो कि अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बात करते हैं अलग अलग, इसको जब हम डिफरेंशिएट करने जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू n, तो फोकल n अगर अलग होगा, ठीक है, r1 r2 ऐसे लेंस हम लोग लेते हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वो तो फिक्स रहा, लेकिन अलग अलग कलर के लिए n का वैल्यू क्या अलग अलग, तो अलग अलग होता है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू n,
तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/f² इंटू df और इसको करोगे तो ये हो जाएगा हमारा dn 1/r1 माइनस 1/r2 आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पे। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो हमको यहाँ df होगा, dv नहीं df। अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ रब कर रहा हूँ, ये होता है माइनस ऑफ df/f इक्वल्स टू नथिंग बट ये हो जाएगा dn/n-1। अब ये माइनस साइन ये बता रहा है कि अगर हम n को बढ़ाएंगे तो f का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आया, तो माइनस ऑफ df को हम लोग ले सकते हैं चेंज इन फोकल लेंथ। तो यहाँ से हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज को अगर हम लेके चलते हैं तो ये, क्योंकि df नेगेटिव आएगा, तो df नेगेटिव आया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो चेंज हम लेते हैं डेल्टा f। तो डेल्टा f/f इक्वल्स टू हम लोग इसको dn स्मॉल को डेल्टा n लिख लेते हैं, ये हो गया n-1। और ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्सिव पावर है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन फोकल लेंथ टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ, तो बस एक एक्स्ट्रा अभी के लिए जरूर रट के जाओगे, अभी रटो ना रटो, जिस दिन आप मेंस का एग्जाम देने जाओगे उसके एक दिन पहले ये पार्ट जरूर पढ़ करके चले जाना कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस जब भी निकालना है तो चेंज इन फोकल लेंथ बाय f को हमको यूज करना है, या फिर जनरल फार्मूला डेल्टा n/n-1 वाला यूज करना है। प्रिज्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय डेविएशन इन द मीन रे के हिसाब से डिस्पर्सिव पावर हम लोग लिखेंगे। तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रख करके हम लोग जो है टॉपिक को बढ़ेंगे अब आगे की तरफ। तो इतना सा पार्ट पढ़ना है हमको पॉलीक्रोमेटिक लाइट रे के साथ। अब बात करेंगे उस वाले पार्ट पे जिसमें हम लोग बोल रहे थे कि एडिशनल टॉपिक फॉर मेंस आता है। तो इंपॉर्टेंट चीज हो गया पहला डिस्पर्सन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, उसको बोला डिस्पर्सन। डिस्पर्सन फिनोमेना कब हम मानेंगे, जब एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू नॉन जीरो, मतलब थीटा शुड बी नॉन जीरो, मतलब जितने भी रे इमर्ज आउट होते हैं अगर वो एक दूसरे के पैरेलल होता है तो हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन जीरो एंड दैट शुड नॉट बी टेकन एज पार्ट ऑफ डिस्पर्सन फिनोमेना। तो वहां पे हम ठीक है कि स्प्लिटिंग जरूर हो रहा है लेकिन सब पैरेलल निकला, तो ऑलमोस्ट जब हम देखते हैं तो वो सेम कलर, मतलब व्हाइट अगर लाइट लेते हैं तो व्हाइट लाइट ही दिखाई देने का सिचुएशन बनता है। लेकिन अगर हमारा डाइवर्जेंस सिचुएशन होगा तो डेफिनेटली हमको अलग अलग कलर जो है सेपरेटली दिखाई देता है। तो इसके बेसिस पे ये होगा कि थीटा शुड बी नॉन जीरो का सिचुएशन लेकर के चलोगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जैसे दे दिया कि अगर स्लैब के थ्रू बात करते हैं तो स्लैब में भी हमारा स्प्लिटिंग होता है, तो हम उसको डिस्पर्सन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो बोला जाता नहीं भैया डिस्पर्सन नहीं बोलेंगे कि सब रे जो इमर्जेंट होगा वो पैरेलल होता है और उस केस में उसको डिस्पर्सन का पार्ट नहीं माना जाता। हाँ, प्रिज्म के केस में बात करेंगे, लेंस के केस में बात करेंगे तो डिस्पर्सन फिनोमेना अकर करेगा वहां पे। ये पॉइंट क्लियर सबको? थ्योरेटिकली अगर क्वेश्चन आएगा तो हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग जो दो टॉपिक है वो है लिख देता हूँ। एवरेज वर्ड जब भी रहेगा तो वो होगा मीन रे के करस्पॉन्डिंग एक बार, और एडिशनल टॉपिक फॉर मेंस नाम करके टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ से। ये हो गया एडिशनल टॉपिक फॉर मेंस। ये सिर्फ मेन एग्जाम के हिसाब से चलोगे तो उसके लिए होगा। उसमें दो टॉपिक है। पहला है हमारा जिसको बोलते हैं एवरेज डेविएशन, मतलब दो कंडीशन हम अचीव करना है हमको। क्या क्या कंडीशन अचीव करना है? एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, विदाउट डिस्पर्सन
एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। सेकंड अगर लोगे तो इसमें हमारा जो लेते हैं कि डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन। तो हमको दो कंडीशन अचीव करना है, एक एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। विदाउट डिस्पर्सन मतलब डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, मतलब स्प्लिटिंग नहीं होना चाहिए, और स्प्लिटिंग नहीं होना चाहिए इसका मतलब है कि जो एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एवरेज डेविएशन होना चाहिए, क्योंकि एवरेज डेविएशन मतलब एवरेज डेविएशन होगा बिना डिस्पर्सन के। तो एवरेज डेविएशन होने का मतलब यह है कि जो मीन रे में जो डेविएशन है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब मीन रे शुड नॉट बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस का मतलब कि एवरेज डेविएशन मतलब एवरेज डेविएशन होगा विदाउट, क्या बोल रहा है सड़िया, रुक माथा चाटा, चाहे आईटी हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे किसी में भी रिफ्रैक्शन का ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन का नहीं होता है। और जो रिफ्लेक्शन GO1 पढ़ाया है वो सिर्फ रिफ्लेक्शन में है प्रभु। पहला 8 क्लास जो पढ़ाया है वो पूरा जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिक्स है। सिर्फ 7 क्लास है जो रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। रिफ्लेक्शन के लिए हमने सिर्फ पढ़ा था 7, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल और रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन। जो ये 8 क्लास पढ़ा था वो पढ़ा था किसके लिए, तो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिक्स पढ़ा था पूरा का पूरा, कि भाई किसको हम बोलते हैं वर्चुअल, किसको रियल, और ये सब चीज। लेकिन रिफ्रैक्शन का पूरा पूरा जितना टॉपिक पढ़ रहे हो पूरा रिफ्रैक्शन है। तो बेटा हर हालत में रिफ्रैक्शन का ही होता है, और रिफ्रैक्शन जितना पढ़ाए वो अगर थॉरो नहीं है तो ऑप्टिक्स में मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए रिफ्रैक्शन को प्रॉपरली करके जाना। तो ये हो गया कि एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का मतलब क्या समझेंगे कि ऑन एन एवरेज डेविएशन तो होगा मीन रे का, लेकिन डिस्पर्सन नहीं हुआ। डिस्पर्सन का मतलब है कि थीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन। विदाउट एवरेज डेविएशन इसका मतलब है कि मीन रे में डेविएशन नहीं होना चाहिए, मतलब मीन रे शुड बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, लेकिन डिस्पर्सन होगा, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट तो होगा, लेकिन एवरेज डेविएशन इन द मीन रे शुड बी इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन अचीव हमको करना है। अब अगर हम एक सिंगल प्रिज्म लेते हैं, तो सिंगल प्रिज्म अगर हम लोगों ने लिया तो अभी बताया था कि अगर हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट रे लेंगे, जैसे हम लोगों ने व्हाइट लाइट लिया, तो सबसे पहले ये होगा डायरेक्शन ऑफ, ये जाएगा अबे तो सबसे कम डेविएशन रेड में, फिर हमारा वायलेट में, एक येलो कलर भी ले लेता हूँ, ये बीच में आ गया, फिर यहाँ से ये अबे गया, ये गया इधर की तरफ, ये गया इधर की तरफ। ठीक है, तो एक चीज यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो ये दो एक्सट्रीम रे के बीच में मैंने बोला था कि क्या एंगल आता है, थीटा। अगर हम लोग जाते हैं मीन रे का डेविएशन, तो मीन रे येलो कलर हो गया, तो ये डेविएट हुआ फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट डेल्टा वाई से। अगर हम देखें तो मीन रे का डेविएशन हमारा क्या हुआ, क्लॉकवाइज सेंस में हुआ। थीटा एक्सट्रीम जो मेरा फर्स्ट रेड और वायलेट के बीच का एक्सट्रीम लेकर लेंगे, तो मान लो क्लॉकवाइज सेंस में ये थीटा आया रेड से वायलेट की तरफ। अगर हम सिंगल प्रिज्म लेते हैं तो किसी भी हालत में ये नहीं हो सकता कि ये कलर स्प्लिट अप ना हो, और थीटा किसी हालत में 0 नहीं हो सकता। तो एक बात क्लियर है कि अगर हम सिंगल प्रिज्म का यूज करते हैं तो डिस्पर्सन फेनोमेना डेफिनिट होगा, और थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। उसी तरह से डेल्टा ऑफ मीन रे का भी बात करेंगे तो दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि सिंगल प्रिज्म के थ्रू हम किसी भी हालत में जो है इन दोनों में से कोई भी कंडीशन को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि एक में थीटा नेट शुड बी इक्वल टू 0 है, और एक में हमारा डेल्टा नेट शुड बी इक्वल टू 0 है। अगर हम सिंगल प्रिज्म लेते हैं तो थीटा भी हमारा नॉन जीरो होगा, डेल्टा वाई भी हमारा नॉन जीरो होगा, डेल्टा एन भी।
तो अगर मान लो कि एक प्रिज्म हम लेते हैं इधर की तरफ और साइड में एक और प्रिज्म रख देते हैं, मान लो एक प्रिज्म और हमने रख दिया, अब ये सब लाइट जब इस पर फॉल करेगा तो फिर अगर हम नॉर्मली लेंगे तो इट विल बेंड, अगर ये रे लेकर के चलोगे कि ऐसे आया, अगर हम नॉर्मल ले लेते हैं तो फिर ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस पे भी नॉर्मल लोगे बेंड करेगा टुवर्ड्स द, मतलब फिर इसका बेंडिंग जो होगा, डेविएशन क्या होगा, क्लॉकवाइज सेंस में होगा। तो अगर हम इसका बोलते हैं एक प्रिज्म क्लॉकवाइज सेंस में रखा है, इसको भी साइड में रखते हैं एक और प्रिज्म, तो ये फर्दर इसको क्लॉकवाइज सेंस में डेविएशन दे दिया, तो जितना डेविएशन पहले था और डेविएशन ऐड अप हो जाएगा। तो हम लोग ये चाहेंगे कि हमारा नेट डेल्टा नेट अगर हमारा बात करें वो अगर जीरो आना चाहिए, तो एक अगर क्लॉकवाइज सेंस दे तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस दे। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि प्रिज्म को रखेंगे उल्टे इन्वर्टेड पोजीशन में, मतलब ऐसे रख दिया। तो जब हम इन्वर्टेड पोजीशन में रखेंगे तो एक अगर हमारा क्लॉकवाइज सेंस में देगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिया। तो जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन देगा उस केस में हम लोग बात करेंगे कि डेल्टा, अगर हम नेट निकालने जाएंगे, मान लो ये डेल्टा 1 का डेविएशन देता है, ये डेल्टा 2 का देगा, तो ये क्लॉकवाइज दिया, ये एंटी क्लॉकवाइज दिया, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा 1 क्लॉकवाइज प्लस डेल्टा 2 जो है एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेते हैं तो डेल्टा नेट का वैल्यू कितना आ जाता है, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। अब हम जरूर एडजस्टमेंट ऐसा कर सकते थे जिसमें कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इक्वल हो जाए, तो नेट डेविएशन का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। उसी तरह से अगर हम थीटा निकालने जाएंगे तो सिंगल प्रिज्म अगर लेकर के फिर हम साइड में सेम पोजीशन में अगर दूसरा प्रिज्म रख देते तो ये और उसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर देता, मतलब थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सिचुएशन बनता। हम ये चाहते हैं कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 का सिचुएशन बने, और जब हम थीटा 1 थीटा 2 को एडजस्ट करके इक्वल कर देंगे तब थीटा नेट हमारा 0 हो जाएगा। थीटा नेट 0 हुआ तो हम बोलेंगे कि डिस्पर्सन फेनोमेना विल नॉट अकर। तो इस चीज को करने के लिए हम लोग फिर इन्वर्टेड रखेंगे, इन्वर्टर रखेंगे तो ये क्लॉकवाइज सेंस में कर दिया डेविएशन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देगा, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देगा तो ये थीटा 1 अगर क्लॉकवाइज लेते हैं, यहाँ थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग लिखेंगे कि थीटा नेट कैन बी रिटन एज, ये हो गया थीटा 1 माइनस ऑफ थीटा 2। एक क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव मान लिया और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया, थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसका मतलब है कि दो प्रिज्म अगर हम एक दूसरे के बगल में रखें इन्वर्टेड पोजीशन, तो डेल्टा नेट शुड बी रिटन एज डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 एंड थीटा नेट शुड बी रिटन एज थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब अगर हम जो है वैल्यू इस तरह से लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह का प्रिज्म का, कि थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो थीटा नेट 0 हो जाएगा, और उस केस में हम बोलेंगे कि जो कोई भी हमारा डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट में सब जो है पैरेलल एक दूसरे के निकला, पैरेलल हुआ तो अगर उनके बीच का सेपरेशन कम हुआ तो ऑलमोस्ट वो हमको जो है सिंगल बीम की तरह, पैरेलल बीम की तरह दिखाई देगा, और डिस्पर्सन फेनोमेना को हम अगर नहीं मानेंगे। अगर डेल्टा नेट का वैल्यू बात करेंगे तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो डेल्टा नेट का वैल्यू जो है 0 हो गया, मतलब डेविएशन इन द मीन रे हम लोग 0 बोलेंगे, और उस केस में बोलेंगे कि मीन रे, अगर व्हाइट लाइट लेते हैं तो येलो लाइट विल बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो एक चीज है कि ये दोनों कंडीशन हम अचीव कर सकते हैं कब, जब हम दो प्रिज्म रखेंगे एक दूसरे के बगल में इन इन्वर्टेड पोजीशन। अगर हम इन्वर्टेड पोजीशन नहीं रखेंगे तो दोनों क्लॉकवाइज सेंस में देगा तो एड अप ही हो जाएगा, दोनों यहाँ पे भी क्लॉकवाइज करेंगे तो एड अप हो जाएगा, इसलिए हमारा 0 होने का कभी सिचुएशन नहीं होगा, इसलिए हम लोग इन्वर्टेड पोजीशन का बात करेंगे। अब हम लोग जाएंगे दो को अलग अलग, कि जो सबसे पहले लेंगे कि बोथ द कंडीशन कैन बी अचीव्ड बाय कीपिंग टू प्रिज्म एडजेसेंट टू ईच अदर इन इन्वर्टेड पोजीशन। क्या है क्लियर सबको? अरे मत गया, ठीक। अब हम लोग पहले जाते हैं केस का कि एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, फिर जाएंगे डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन। पहले तो दोनों का मतलब समझो। एवरेज डेविएशन होना चाहिए, मतलब एवरेज डेविएशन होगा विदाउट डिस्पर्सन, मतलब बिना डिस्पर्सन के। इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि डेल्टा नेट का वैल्यू आना चाहिए हमारा नॉन जीरो, तो शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
जबकि थीटा नेट का वैल्यू आना चाहिए इक्वल टू 0, क्योंकि विदाउट डिस्पर्सन बोल रहे हैं, मतलब एंगल ऑफ डिस्पर्सन मस्ट बी इक्वल टू 0। नेट डेविएशन थीटा नेट 0 होने का सीधा मतलब है कि थीटा नेट हम बोलते थे दो एक्सट्रीम रे के बीच के उनका एंगल, जब दोनों पैरेलल हो गया या दोनों साथ अगर निकल गया, अगर मान लो कि जो रेड भी जो है इसी लाइन में है, वायलेट भी इसी लाइन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बोलेंगे? 0 बोलेंगे, और उस केस में बोलेंगे कि हमारा डिस्पर्सन फेनोमेना नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग बात करते हैं अगर दोनों सेम लाइन में गया, डिस्पर्सन अगर नहीं हो रहा है या पैरेलल हुआ, तो उस केस में थीटा का वैल्यू हम क्या लेंगे? 0। अब बोलेंगे कि डिस्पर्सन, नो डिस्पर्सन सिचुएशन इज अचीव। तो थीटा नेट का वैल्यू हम लोग 0 बात करेंगे और डेल्टा नेट यहाँ पे होगा नॉन जीरो। सेकंड कंडीशन क्या अचीव करना है? डिस्पर्सन तो होना चाहिए। डिस्पर्सन होने का मतलब है कि थीटा नेट शुड बी नॉन जीरो विदाउट एवरेज डेविएशन, मतलब एवरेज डेविएशन नहीं होना चाहिए, मतलब मीन रे शुड बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया हमारा कि जो थीटा नेट तो होगा हमारा नॉन जीरो, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वेयरएज डेल्टा जो हम बात कर रहे थे डेल्टा नेट, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये मतलब हुआ इन दोनों स्टेटमेंट का। अब हम जाएंगे पहला इस केस को, फिर दूसरा इस केस को। तो पहले लेते हैं हम लोग एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। पहला केस विदाउट दिस और इसका मतलब सबसे पहले कि एवरेज डेविएशन होगा बिना डिस्पर्सन के। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा नेट शुड बी नॉन जीरो, जबकि थीटा नेट शुड बी 0। यह कंडीशन अचीव करने के लिए हम दो प्रिज्म जो है इन्वर्टेड पोजीशन में रख लेते हैं। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं n, दूसरे प्रिज्म को हम लोगों ने इन्वर्टेड पोजीशन में रखा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं हम लोग n'। ठीक है, अब इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ले लेते हैं a, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ले लेते हैं हम लोग a'। तो बिल्कुल क्लोज में रख लेना बेटर रहेगा। रुको क्लोज ही कर देता हूँ। ठीक, एकदम बिल्कुल पास में रखोगे, थोड़ा सा एयर गैप का रहेगा, मतलब एकदम एक दूसरे को पास में रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइट रे लिया पॉलीक्रोमेटिक, व्हाइट लाइट एग्जाम्पल के लिए अभी ले जाओ, व्हाइट लाइट एज एन एग्जाम्पल। अब ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यहां से जाते हैं, ये हो गया नॉर्मल जो भी आएगा। इससे हमारा रेड कलर का जो है डेविएशन सबसे कम, इसलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ रेड कलर। उसके बाद फिर यहाँ पे येलो दिखाता हूँ। वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, तो ये हम लोग लिख लेंगे वायलेट, ये लिख लेंगे रेड, और ये हो गया ये। अब यहाँ पे जाएंगे तो ये सब जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल आया तो ये इस पर फॉल किया, इधर की तरफ मान लो, ये इस पे फॉल किया, इस पे फॉल किया। अब यहाँ से देखेंगे कि जब हम इस पर नॉर्मल बनाने जाएंगे इन सब जगह पे, तो अभी जो डेविएशन सबका आया वो किस में आया? क्लॉकवाइज में। यहाँ से जाएंगे तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये डायरेक्शन इंसिडेंट रहे टुवर्ड्स नॉर्मल, इधर की तरफ जाएगा, मतलब इस बार इसका बेंडिंग किधर हुआ? एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पर ये हुआ क्लॉकवाइज में और यहाँ से हुआ एंटी क्लॉकवाइज में। अब हमको अगर विदाउट डिस्पर्सन फेनोमेना को अचीव करना है, इसका मतलब सब साथ निकल जाए, साथ निकल जाए तो हम लोग जो है इसको कर लेंगे, या एक दूसरे के पैरेलल निकल जाए सब।
तो यहाँ पे सबको पहुंचाया कि कोई डिस्पर्सन मतलब स्प्लिटिंग ना लें, सब एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल में साथ में निकल सकता है, थोड़ा सेपरेशन भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग साथ में करके चलेंगे कि उसके बाद ये निकल गया। जब ये निकलेगा तो ये मान लो इधर की तरफ गया। इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि ये दोनों को हम पैरेलल शो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पैरेलल शो कर लिए इसका मतलब हो गया कि हमारा डेविएशन जो है 0 हो जाएगा। तो हम लोग को दिखाना ये है कि थोड़ा ऐसे बना देता हूँ ताकि समझ में आएगा कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये मेरा इमर्जेंट है, तो यहाँ से पॉलीक्रोमेटिक लाइट रे निकला और यहाँ पे भी अल्टीमेटली हमको क्या मिला, पॉलीक्रोमेटिक लाइट रे। तो इस केस में हमारा सब एक्सट्रीम रे के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो नेट एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू हम क्या बोलेंगे, 0 होगा। तो जब एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का सिनेरियो हो तो सबको साथ निकाल दो, मतलब डिस्पर्सन नहीं हुआ। लेकिन जो भी हमारा रे निकला ये पॉलीक्रोमेटिक, दिस शुड नॉट बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब कंडीशन लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले है कि अगर हम थीटा नेट लिखते हैं तो थीटा नेट इक्वल्स टू हम लिखेंगे θ1 माइनस θ2, क्योंकि एक क्लॉकवाइज सेंस में देगा कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिया। तो चूंकि सेंस ऑफ रोटेशन हमारा अपोजिट है तो उस केस में हम लोग बात करेंगे कि थीटा नेट इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2। अगर थीटा नेट इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब θ1 मस्ट बी इक्वल्स टू θ2। तो विदाउट डिस्पर्सन फेनोमेना के लिए थीटा नेट का वैल्यू हमको 0 रखना है। तो थीटा नेट जब हम 0 रखेंगे तो θ1 थीटा नेट इक्वल्स टू 0, तो इससे हमारा आ गया θ1 शुड बी इक्वल्स टू θ2। रुको एक मिनट, पावर चला गया। हाँ वो जाएगा वीडियो, क्योंकि जब लाइट जाएगा तो वाईफाई बंद होगा। वाईफाई बंद होगा तो जो है वो शिफ्ट होगा हमारा किस पे, मोबाइल वाले पे। तो इस दौरान जो है जितने मिनट का गैप होगा 20 सेकंड 25 सेकंड सब उसमें वो जाएगा। तो क्या अब आता है कि अब आया कि नहीं आया, अब आया। हाँ 4 स्टेप प्रोसेस हो गया, ठीक है आ गया। चलो तो यहां से हम लोग बात कर रहे हैं कि थीटा नेट का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, 0। तो θ1 माइनस θ2 यहाँ पे आ रहा है क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन अलग अलग हुआ। तो यहाँ से हम लोगों ने लिखा θ1 इक्वल्स टू θ2। तो एक इक्वेशन हमको यहाँ से आएगा। अब अगर मान लो व्हाइट लाइट लेते हैं तो व्हाइट लाइट के केस में जब θ1 लिखने जाएंगे तो विथ व्हाइट लाइट अगर लेके चलेंगे, विथ व्हाइट लाइट, तो उस केस में हम θ1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V माइनस डेल्टा R इक्वल्स टू। θ2 लिखने जाएंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इसमें मान लेते हैं डेल्टा V डैश माइनस ऑफ डेल्टा R डैश। तो ये हो गया θ1 इक्वल्स टू θ2। अगर मान लो कि हम थिन प्रिज्म ले लेते हैं तो थिन प्रिज्म विथ व्हाइट लाइट अगर बात करेंगे, थिन प्रिज्म विथ व्हाइट लाइट, विथ व्हाइट लाइट, तो उस केस में हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे डेल्टा V के जगह पे NV माइनस 1 इंटू आर ए, और ये हो जाएगा NR माइनस 1 इंटू ए, तो NV माइनस NR आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा A इक्वल टू, इधर लिखोगे तो हो जाएगा मेरा NV डैश माइनस ऑफ NR डैश, और यहाँ पे हो जाएगा A डैश। तो एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हमको इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार समझेंगे कि एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का मतलब है कि डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, मतलब थीटा नेट 0 होना चाहिए, मतलब θ1 इक्वल्स टू θ2, θ1 इक्वल्स टू θ2। तो दो एक्सट्रीम रे के बीच का जो डेविएशन है उसका डिफरेंस होना चाहिए θ1 के बराबर। तो हम लोग वो लिख लेंगे यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे अगर थिन प्रिज्म दे रखा है तो उसी चीज को इस फॉर्म में लिख दो। ये हमारा एक इक्वेशन। अब इसमें बोला कि डेविएशन नहीं होना चाहिए, सॉरी डेविएशन होगा, एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन नहीं हुआ, तो ये कंडीशन आ गया। एक इक्वेशन हम लिख लेंगे। उसके बाद बोला कि अब हमको एवरेज डेविएशन कैलकुलेट करना है क्योंकि नॉन जीरो है। तो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा नेट इक्वल्स टू डेल्टा1 माइनस डेल्टा2। अगर हम थिन प्रिज्म ले लेते हैं, सॉरी व्हाइट लाइट लेते हैं पहले, अगर व्हाइट लाइट लेते हैं तो हम डेल्टा1 क्या बोलेंगे, येलो लाइट,
और डेल्टा टू भी येलो लाइट होगा, ये डेविएशन येलो लाइट में देगा, ये डेविएशन देगा, तो डेल्टा नेट शुड बी रिटन एज डेल्टा वाई माइनस ऑफ डेल्टा वाई डैश। अगर हम थिन प्रिज्म के साथ लेके चलेंगे तो थिन प्रिज्म के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा नेट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा NV माइनस 1 इंटू ए माइनस ऑफ, ये हो जाएगा NV डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। तो इस तरह का इक्वेशन हमारा आ जाएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से कुछ अगर वैल्यूज निकाल सकते हो निकालोगे, इसमें पुट करो, मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे। कई बार क्वेश्चन में हमको डिस्पर्सिव पावर दे रखा था, मान लो कि इसका ओमेगा 1 दे दिया, इसका ओमेगा 2 दे दिया। इस वाले चीज में हमको मेनली तो सिर्फ दो ही बात जानना है। पहला बात क्या कि थीटा नेट का मतलब है थीटा 1 माइनस थीटा 2, और इस केस में थीटा नेट का वैल्यू होना चाहिए 0 और थीटा 1 इक्वल्स टू आ गया थीटा 2। मान लो क्वेश्चन में हमको जो है डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म दिया हुआ है, तो अभी बताया था कि डिस्पर्सिव पावर का डेफिनेशन क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा इन मीन रे। तो अगर हम यहाँ पे ओमेगा 1 लिखेंगे, तो यहाँ थीटा 1 यहाँ डेल्टा 1, तो यहाँ पे थीटा अगर लिखने जाए तो ओमेगा थीटा इक्वल्स टू नथिंग बट ओमेगा इंटू डेल्टा मी। तो अगर हम थीटा 1 लिखने जाएंगे तो लिखेंगे ओमेगा 1 इंटू डेल्टा 1। थीटा 2 लिखने जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 डेल्टा 2। तो थीटा 1 और थीटा 2 तो इक्वल है, तो ओमेगा 1 डेल्टा 1 मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा 2 डेल्टा 2। दूसरा हमको डेल्टा एवरेज निकालना है, डेल्टा नेट, तो डेल्टा नेट इक्वल्स टू, कुछ आवाज आया था, तो ये हो गया डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। अब ऐसे क्वेश्चन में जब हम डेल्टा लिखने जाएं तो हम डेल्टा क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 1 कैन बी रिटन एज थीटा 1 बाय ओमेगा 1 और डेल्टा 2 कैन बी रिटन एज थीटा 2 बाय ओमेगा 2। थीटा 1 थीटा 2 बराबर है, तो उसको बाहर ले सकते हैं हम लोग, तो उसमें इसको लिख सकते हैं क्या, थीटा 1 बाय ओमेगा 1 माइनस थीटा 2 बाय ओमेगा 2। थीटा 1 थीटा 2 सेम, थीटा बाहर ले लो, तो यह आ जाएगा 1 बाय ओमेगा 1 माइनस 1 बाय ओमेगा। तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे उस पर टेंशन लेने का जरूरत नहीं, वो तो हम या तो ओमेगा थीटा और डेल्टा का एक रिलेशन याद रखेंगे, या फिर हम लोग डेल्टा बी माइनस डेल्टा एल जो आर लेते हैं वो थीटा की जगह पे। तो सिर्फ ये दो चीज जान लो, उसके क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके हिसाब से आप उसके फॉर्मूले को लिख लेना। अरे कहाँ हो गया महात्मा, सुबह समझ गया। अरे उधर हल्ला हो रहा है बहुत। हाँ ठीक है, थोड़ा जो है बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, तो इसीलिए कम हल्ला हो तो बेटर है। चलिए, दिख रहा है सबको, ठीक है। ये बस दो बात ध्यान रखना है, इसके अलावा ज़्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोग को दे रखा है वो ये है सेकंड। इस बार जो कंडीशन हमको अचीव करना है वो ये है कि डिस्पर्सन तो होगा बट विदाउट एवरेज डेविएशन। तो हमको अचीव करना है डिस्पर्सन, मतलब स्प्लिटिंग हो लेकिन एवरेज डेविएशन नहीं हो, तो डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन। तो इसका मतलब पहले कि डिस्पर्सन तो होगा लेकिन बिना एवरेज डेविएशन के। इसका सीधा मतलब है कि थीटा नेट तो नॉन जीरो हमको आना चाहिए लेकिन डेल्टा नेट का वैल्यू हमको 0 आना चाहिए। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि थीटा नेट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2, और डेल्टा नेट 0 होने का मतलब डेल्टा 1 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा 2।
तो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 आएगा, तो डेल्टा नेट इससे एक इक्वेशन आ सकता है। अगर व्हाइट लाइट लिखोगे तो डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा y डैश, यहाँ पे ny माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू ny डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, एक इक्वेशन ले लोगे। थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो बोला ही था थीटा 1 का मतलब डेल्टा v माइनस डेल्टा r लोगे, इसमें भी डेल्टा v डैश माइनस डेल्टा r लिख लोगे। थिन प्रिज्म के केस में लिखोगे तो nv माइनस nr इंटू a माइनस nv डैश माइनस nr डैश इंटू a डैश। इस सब के लिए टेंशन नहीं है, उसका फॉर्मूला पता ही है, नो लिख लेंगे। बस ये दो चीज को ध्यान में रखना है कि इसमें हमको डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 एक इक्वेशन आएगा, दूसरा हमको थीटा नेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें डायग्राम में चेंज क्या होना है सिर्फ, तो यहाँ तक का तो सिचुएशन सब सेम होगा, चूंकि डिस्पर्सन होना है तो रे अलग अलग जगह पहुंचेगा, अलग अलग जाएगा। तो ये रेड वाला यहाँ पहुंचा, ये येलो वाले को यहाँ पहुंचा दो और इस वायलेट वाले को यहाँ कहीं पहुंचा दो। ये हो गया रेड, ये ले लेते हैं येलो और ये ले लेते हैं वायलेट। उसके बाद सब अलग अलग निकल जाए क्योंकि स्प्लिटिंग तो होना है। तो इसको इसको इधर ले लिया, इसको जो है मान लो फिर आगे जाएगा, इसको भी हमने इधर ले लिया। और लेकिन येलो वाले पे ध्यान रखना है, ये सब तो किधर भी जा सकते हैं, लेकिन येलो लाइट रे मस्ट बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि नेट डेविएशन इन द मीन रे मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब येलो कलर का जो लाइट यहाँ निकलेगा दैट मस्ट बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हमको इस कंडीशन को अचीव करना है इसमें। तो यहाँ पे डायग्राम बनाते इसमें सिर्फ इसी बात का ध्यान रखेंगे कि बाकी कलर तो ठीक है कैसे भी निकाल लो किसी भी डेविएशन से, लेकिन मीन कलर वाले को पैरेलल टू द डायरेक्शन इंसिडेंट रे डायग्राम में शो करेंगे। इससे ज्यादा कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब ओवरऑल बोलोगे तो कितना सा जरूरत है, सिर्फ दो बात का। अगर डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन, थीटा नेट शुड बी नॉन जीरो, मतलब हमको थीटा नेट कैलकुलेट करना है। डेल्टा नेट शुड बी इक्वल टू 0, इसका मतलब डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। अगर एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन दे दिया तो ये 0 और ये नॉन जीरो करके करोगे। इक्वेशन में जो भी अगर डिस्पर्सिव पावर दिया तो थीटा और डेल्टा और ओमेगा का रिलेशन हमको पता है, तो थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 हो तो वहां से रिलेशन निकाल लो। अगर डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 का सिचुएशन, वहां से इक्वेशन निकाल लो। तो वो इक्वेशन का वैल्यू लिख करके हम लोग जो है बढ़ जाएंगे आगे। आपके पैकेज में मैंने जानबूझ के क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं, उन सब का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना। वैसे मैं जानबूझ करके आपको इस टॉपिक पे अगले वाले इसमें असाइनमेंट में इस पर दूंगा। आज वाले असाइनमेंट में तो नहीं, आज वाले जनरल जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है वो सब लेंगे। अगले में जो है कम से कम 5, 6, 7 क्वेश्चन इस पर दे दूंगा ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आप लोग हो काम चोर। अगर नहीं दूंगा अलग से तो करोगे क्या, एक भी क्वेश्चन नहीं करोगे और उसके बाद एग्जाम में आ गया एकदम सिंपल क्वेश्चन, लेकिन हम छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, डाउट नहीं लग रहा है वो आप लोग एक बार पूछ लेना जोशी सर वगैरह से, क्योंकि वो तो हम लोग को जब बोलते हैं डाउट ले लेने तो हम लोग ले लेते हैं, नहीं लेने तो नहीं लेते। तो बात करें, हाँ -1 का सिचुएशन बनेगा, इसलिए आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। खैर, इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो डायग्राम याद रखना और दोनों का मतलब याद रखना, उसको एक्सप्लेन कर देना, फुल मार्क्स आ जाएगा। टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं। तब कर दूं? चलो, अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने शायद उसमें दे रखा है कि जो बच्चे को एक फील देने के लिए कि हमने टॉपिक पढ़ा था, उसके लिए एक डिस्पर्सन पे बेसिक सा क्वेश्चन लिया हो, वैसा क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है, सीधा फॉर्मूला बेस। तो एक क्वेश्चन लिया था, रुको क्वेश्चन कौन सा था देखने का। CRQ में टीजर डी में दे रखा है मैंने, तो टीजर डी एक बार बात कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए, उसका अगले टॉपिक चलेंगे हम लोग। तो यहाँ लिख लेते हैं टीजर डी। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमारे पास दे रखा है कि अ थिन प्रिज्म इज मेड ऑफ अ मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। तो गिवन है क्या क्या इंफॉर्मेशन। पहला इंफॉर्मेशन है कि थिन प्रिज्म है, मतलब डेल्टा के जगह पे n-1 इंटू ए लिख लेंगे। तो पहला इंफॉर्मेशन तो हो गया तो कि थिन प्रिज्म। दूसरा इंफॉर्मेशन दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, रेड कलर के लिए जो है
दैट इज गिवन टू अस 1.61 और जो हमारा वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1.65। तो वायलेट कलर के लिए जो दे रखा है वो 1.65 और रेड कलर के लिए हमको दे रखा है 1.16। अब क्वेश्चन में कहा ये कि द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 0.07। तो नेक्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन के अंदर है वो ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 0.07। हाँ, अब अगला पार्ट क्वेश्चन में पूछा कि इट इज फाउंड दैट a beam of yellow light passing through the prism suffers a minimum deviation delta equals to 4 degree। तो बोला कि येलो लाइट जो सफर कर रहा है डेविएशन वो कितना है 4 डिग्री। तो अगला इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि डेल्टा y इक्वल्स टू नथिंग बट 4 डिग्री। ये हो गया। अब क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, तो बोला कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब कैपिटल ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो फाइंड करने वाले पार्ट पर है हमारे पास कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम सीधा सा बाहर जाएंगे सॉल्यूशन, क्योंकि बताया था कोई भी जो है सबसे पहले डेफिनेशन और दूसरा उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका हमको आना चाहिए। डिस्पर्सिव पावर का डेफिनेशन बताया था रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय डेविएशन इन मीन रे। व्हाइट लाइट का बात कर रहे हैं तो थीटा की जगह पे लिख लेंगे डेल्टा v माइनस ऑफ डेल्टा r डिवाइडेड बाय डेल्टा y। डेल्टा y ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये इसमें डेल्टा v और डेल्टा r ना देकर के n r और n v दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि दिस कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा nv माइनस nr इंटू a, क्योंकि डेल्टा v की जगह क्या लिखेंगे nv माइनस 1 इंटू a, इसके जगह पे लिखेंगे nr माइनस 1 इंटू a, इसको स्मॉल r लिखा है तो स्मॉल r ही लिख देता हूँ। तो nr इंटू a, तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट, ये हो गया और ये हो गया डेल्टा y। अब हमको निकालना क्या है a, तो हमारे पास ओमेगा का जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया nv माइनस nr इंटू a डिवाइडेड बाय डेल्टा y। तो a इक्वल्स टू अगर हम लिखने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा y बाय nv माइनस nr इंटू ये हो जाएगा ओमेगा। अब तो वैल्यूज पुट करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करने जाओ तो ये हो गया हमारा 4 डिग्री और nv माइनस, अरे vr कहाँ से गया, nr था nr, हाँ तो nv का वैल्यू दे रखा है 1.65, तो ये हो गया 1.65 माइनस ऑफ 1.61 और यहाँ पे आ गया 0.07। अब यहाँ से आएगा तो 0.04 हो गया, ये 7/4 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मतलब a का वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे पास जो आ रहा है दैट इज 7 डिग्री। तो आंसर हो गया हमारा 7। अरे माता तो आइए गया होगा, गुड। ऑप्टिक्स के लिए सिर्फ एक ही चीज अच्छा है, क्या अच्छा है जरा बताना, मैंने बताओ जरा ऑप्टिक्स के लिए क्या अच्छा है, जरा सुनूं मैं भी, सब लिख। क्वेश्चन है आपके पास आया कि ऑप्टिक्स के लिए क्या अच्छा है, तो एक तो CRQ, दूसरा नोट्स और तीसरा पैकेज। ये तीन चीज के अलावा कोई भी चीज बहुत अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपको वैरायटी पैकेज में है कहीं नहीं है। दूसरा बात ये, चाहे आप SC वर्मा उठा लो चाहे आप DC पांडे उठा लो, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक आध क्वेश्चन में आप अगर लटकोगे तो अपने, नहीं तो लटकने का स्कोप नहीं है उसके अंदर। अगर लटकने का बात आएगा तो आप सिर्फ पैकेज के क्वेश्चन में लटक सकते हो,
अरे पैकेज के क्वेश्चन को ही तो उठा करके आपको देते हैं एक्सरसाइज बनाते समय। कुछ क्वेश्चन पैकेज के लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है बाहर से चूज कर लेते हैं, एससी वर्मा या फिर डीसी पांडे, इन सबके क्वेश्चन को देख के असाइनमेंट देते हैं। तो असाइनमेंट अगर आप बना के चल रहे हो, इसका मतलब आप सब बुक को फॉलो कर रहे हो। उसमें एससी वर्मा का भी क्वेश्चन जितना है रिलेवेंट वो दे देता हूँ उस दिन के लिए, जो डीसी पांडे में रहता है वो दे देता हूँ, और पैकेज में जो क्वेश्चन है वो। तो अभी आप अगर सिर्फ असाइनमेंट पर फोकस करो तो आपका सब कुछ पूरा हो जाता है। आप लोग बुक के पीछे भागना बंद करके चुपचाप पैकेज पे स्टिक करके रखो। पैकेज और असाइनमेंट के अलावा इधर उधर बकने की जरूरत नहीं है। और लास्टली अगर फिर भी नहीं चीजें हो रहा है तो एक ही जगह हम फिर उसके बाद जाएंगे, दैट इज प्रीवियस आईआईटी प्रॉब्लम्स। क्योंकि एक बात जान लो, किसी भी टॉपिक में सबसे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करता है एडवांस वाले। तो प्रीवियस आईआईटी 32 इयर्स वगैरह आता है, 32 37 इयर्स, उसको खरीद लो और उसके क्वेश्चंस को एक लाइन से कर जाना जो बेस्ट है। वैसे पैकेज के अंदर आपको प्रीवियस आईआईटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसमें क्या है कि अब आपके पास 4-5 साल का ही है, 41 इयर्स जो भी है वो खरीद लो। जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको बना जाओ अच्छे से, टेंशन करना। और मैंने पढ़ा दिया तो बनना सब चाहिए साइकिल, नहीं बना तो पकड़ दूंगा। देखो पीकेएस सर है तो उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं एएस सर हूँ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग। तो मेरे टॉपिक के लिए मैं बता रहा हूँ, पीकेएस सर के टॉपिक के लिए पीकेएस सर बताएंगे। इसलिए मेरे लिए बता रहा हूँ कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ उसमें नोट्स पढ़ो और उसके बाद फिर आप पैकेज पे ध्यान दो। उसके बाद अगर हो तो एडवांस के क्वेश्चंस पे जो है सॉल्व किया करो। ठीक है, ये टॉपिक हो गया खत्म। अब हमारा आखिरी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वो होगा रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल बाउंड्री। अब तक पूरा जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो है रिफ्रैक्शन फेनोमेना के बारे में और रिफ्रैक्शन ऑन अ प्लेन बाउंड्री। इवन प्रिज्म भी लिया था तो हमारे पास 2 प्लेन सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन का बात किया है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल बाउंड्री। अब इस स्फेरिकल बाउंड्री वाले पार्ट में एक बार सिंगल सरफेस को लेकर चलेंगे और बाद में जब 2 सरफेसेस को लेकर के चलना शुरू करोगे तो उस समय लेंस वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग टॉपिक ले लेते हैं रिफ्रैक्शन फेनोमेना ऑन स्फेरिकल बाउंड्री। आज तो 5 मिनट ही बचा है तो सिर्फ ऐसे ही हल्का इंट्रोडक्शन देता हूँ। बेसिकली अगले क्लास में इस पे हम लोग बात करेंगे। इसमें देखो, जैसे मान लो कि हम लोगों ने मतलब बाउंड्री जो भी हम लोग लेंगे वो किसी स्फीयर का पार्ट होगा, मतलब उसका कर्वेचर जो होगा दैट विल बी पार्ट ऑफ ए स्फीयर। तो मान लो कि हम लोगों ने इस तरह का कोई बाउंड्री लिया जो किसी स्फीयर का जो है कर्वेचर होगा। इसके इस साइड पूरा जो मीडियम हम लोग ले रहे हैं वो एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इधर वाला जो है अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, ये जो स्फीयर जिसका पार्ट होगा उसके सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल तो कोई भी कन्वीनियंट पॉइंट इसके ऊपर ले लो तो वो पोल जनरली ज्योमेट्रिक सेंटर लेते हैं ताकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन बने प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको हम लोग ले लेते हैं P। और इस केस में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला जो लाइन होगा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं, या फिर हम लोग ऑप्टिक एक्सिस बोल सकते हैं, या फिर हम इसी चीज को बोल सकते हैं सेंट्रल एक्सिस। तो सेंट्रल एक्सिस बोल लो, ऑप्टिक एक्सिस बोल लो या फिर प्रिंसिपल एक्सिस बोल लो, सब हो गया हमारा सेम। अब यहाँ से नेक्स्ट चीज हो गया कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम लेते हैं r, तो ये हो गया P और C के बीच का डिस्टेंस को हम r ले सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग लेंगे r। अब एक चीज होता है कि जो n1 का मतलब बताया था, n1 का मतलब बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे। तो अगर इंसिडेंट रे इधर से आएगा तो इधर n1 लिखना, अगर इधर आएगा तो इधर n2 लिखना, अगर आपके ऊपर चॉइस है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, इधर n1 लिख दिया, इधर n2 लिख दिया। लेकिन अगर हम लोग जनरल बात करेंगे कि जो n1 का मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे, तो इसका मतलब अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट वगैरह में यहाँ पे रख दूं या इंसिडेंट रे इधर से लाएंगे, चाहे कन्वर्जिंग लाएं या फिर डाइवर्जिंग, तो उस केस में हम लोग बात करेंगे कि इधर हम लोगों ने लिख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम n1 और इधर लिख लिया हम लोगों ने n2। अब एक बात ये होता है कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम कॉन्वेक्स बोलेंगे या कॉन्केव बोलेंगे, क्योंकि अगर आप इधर से देखोगे तो बोलोगे कॉन्वेक्स है,
लेकिन अगर हम इधर से देखें तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव है। तो इसलिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स यूजुअली मैं पसंद नहीं करता, लेकिन जब आप एनसीईआरटी के डेरिवेशंस पे जाओगे तो वो लिख देगा कि कॉन्वेक्स जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तब इसका मतलब क्या हुआ। अगर पर्टिकुलर वर्ड दे रखा है तब इसका मतलब है जिधर से इनकमिंग रे आ रहा है उधर से देखो। अगर इनकमिंग रे इधर से आ रहा होगा तो हम इस सरफेस को बोल देंगे कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, लेकिन अगर इनकमिंग रे इधर से लाओगे तब हम इसी को बोल देंगे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो क्वेश्चन में अगर उसने कॉन्वेक्स लिख दिया, इसका मतलब है कि इंसिडेंट रे जिधर से लाओगे उधर से हमको सरफेस क्या दिखना चाहिए, कॉन्वेक्स दिखना चाहिए। ठीक है, अब यहां से अगला चीज हो गया कि जो इस टॉपिक के अंदर मोस्टली जो हम लोग बात करेंगे वो सब बात करते हैं पैरेक्सियल रे से रिलेटेड। इसका मतलब जो भी अगर मान लो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हम लेते हैं तो ये सब फॉल करेगा वेरी क्लोज टू पी। एक बात तो क्लियर है कि जो भी लाइट रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके लिए वो हो गया, क्योंकि ये एक नॉर्मल होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला कोई भी लाइन क्या है, नॉर्मल होता है। तो अगर ये नॉर्मल होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, तो ये लाइट रे तो हमेशा सीधा चला गया। अब मान लो कि हमने अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा है और इसका इमेज फॉर्मेशन करना है, बात हम करेंगे किसका, पैरेक्सियल रे का। तो रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल बाउंड्री विद पैरेक्सियल रेज को लेकर के अभी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि पैरेक्सियल रे नहीं है तब तो आपको पता ही है कि स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, ज्योमेट्री लगा सकते हो, उसके अलावा बात करेंगे नहीं। लेकिन अगर हमारा विद पैरेक्सियल रे का बात करेंगे, पैरेक्सियल रे का मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट के एकदम आसपास अगर जो सेंटर है, इस पॉइंट के आसपास सब लाइट रे अगर फॉल कर रहा है तो हम ले सकते हैं स्मॉल, और उससे जब लाइन खींचो तो उसके साथ जो एंगल बनाएगा ये सब इंसिडेंट रे दैट शुड बी वेरी स्मॉल। तो पैरेक्सियल का हमको ऑलरेडी डेफिनेशन पता है कि क्लोज टू पी फॉल करे एक, और एंगल जो बनाएगा इंसिडेंट रे दैट शुड बी वेरी स्मॉल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेक्सियल रे को लेकर के इमेज फॉर्मेशन, तो मैं दूर भी दिखा रहा हूं लेकिन बात कर रहे हैं कि सब रे पी के आसपास फॉल कर रहा है। तो अब मान लो कि यहाँ पे हमने एक दूसरा रे लिया, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए जाएंगे तो हमारा ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब बात ये हुआ कि ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो हम बनाएंगे ये कहलाएगा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अरे यार, तो ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखो क्या होगा, मान लो कि n2 बड़ा है n1 से, n2 बड़ा है n1 से, तो ये था डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये है हमारा नॉर्मल। अगर n2 बड़ा करते हैं n1 से तो दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हमारा थोड़ा बेंडिंग हो सकता है या फिर ज्यादा बेंडिंग हो सकता है। मैं पहला वाला सिचुएशन कि थोड़ा बेंडिंग हुआ, थोड़ा बेंडिंग अगर होता है तो एक ट्रांसमिटेड रे हमारा ये है, दूसरा ट्रांसमिटेड रे ये है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसलिए हम पीछे की तरफ इसको खींचेंगे और इसको भी पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये इस पॉइंट से निकलता हुआ नजर आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इमेज, और इस केस में हम बोलेंगे ये इमेज क्या होगा, वर्चुअल इमेज है। अरे माता गया नहीं गया। हाँ, अगर मान लो कि बेंडिंग ज्यादा होता है, ज्यादा होगा तो ये मेरा एक ट्रांसमिटेड रहेगा, तो ये लाइट रे एक गया, तो ये हो जाएगा मेरा इस बार T2 और ये T1 था, ये दोनों इस पॉइंट पे मिला तो इमेज हमारा इधर बना। एक्चुअली दोनों कट करेगा तो ये रियल हुआ। इसका एक मतलब तो क्लियर है कि अगर रे इधर से इनकमिंग आएगा तो अगर रियल इमेज फॉर्मेशन होना है तो वो मेरा राइट साइड में ही हो सकता है, क्योंकि दोनों रे ट्रांसमिट होके के कटेगा। क्योंकि ट्रांसमिशन का बात करें, ट्रांसमिट होने के बाद कटेगा तो हमेशा पी के इसी साइड कटेगा ना। तो इसका मतलब जब भी रियल इमेज बनेगा तो किस साइड होगा, पोल के उस साइड में होगा। मतलब जिस साइड से इंसिडेंट रे आ रहा है उसके अपोजिट साइड में हमारा पोल के फॉर्म करेगा तो रियल इमेज, और जिस साइड से इंसिडेंट रे आ रहा है उसी साइड में अगर इमेज फॉर्म कर दिया तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल। अब अगर कन्वेंशन के हिसाब से देखोगे तो इसमें कंक्लूडिंग पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि इसके लिए हम जो इमेज और ऑब्जेक्ट का बात करते हैं तो ऑल ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशंस आर टेकन रिलेटिव टू द पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बाद में इसको हम लोग ऑप्टिक सेंटर वगैरह का बात करेंगे जब हम लोग जाएंगे लेंस में, अभी तो इसको पोल ही लेकर के चलो। तो पोल ऑफ अगर हम लोग लेते हैं तो u का बात करेंगे तो हमारा यहाँ से पोजीशन लेंगे u, और इधर से हम लोग पोजीशन इस केस में लोगे तो v लोगे। तो ऑल पोजीशंस आर टेकन रिलेटिव टू द पोल एक,
वो हो गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बात करेंगे तो ऑल पोजीशन शुड बी टेकन रिलेटिव टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें ये हो गया कि जो कन्वेंशन का बात करो कि इनकमिंग रे के डायरेक्शन को हम लोग लेते थे रेफरेंस पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। और चूंकि पैरेक्सियल रे का बात किया तो मैंने बताया था कि उसके लिए हमको हमेशा एक इक्वेशन आता है। तो इस टॉपिक में पहला डेरिवेशन जो मैं करूंगा वो होगा जो रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन, उसको हम लिखते हैं n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। ये पहला इक्वेशन जो हमको याद रखना है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जब भी हमको पोजीशन निकालना है तो वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन। और सेकंड हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन का बात करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से कितने दूरी पर अगर है तो उसके लिए हमको लीनियर मैग्निफिकेशन चाहिए। और लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर हम लोग निकालेंगे तो वो आएगा हमारा n1/n2 into v/u। So these two will be compulsory formula to be remembered। अगर मान लो वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं करना, अगर जो हमको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट निकालना है, इसको डिफरेंशिएट कर लेना। अरे डिफरेंशिएट तो करना आता होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये पार्ट 0 आ जाएगा और यहाँ से जो है -1/v² dv/dt आ जाएगा, -1/u² du/dt आ जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। तो उससे हमारा निकाल लेना dv/dt का वैल्यू। dv/dt क्या कहलाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू पोल। dv/dt क्या कहलाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द पोल। तो अब मैं डेरिवेशन जो है वेलोसिटी के लिए कराऊंगा। सीधा है कि जब भी वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जब हम लोग जाते हैं यहाँ पे तो वेयर हम लोग लिखते हैं m इक्वल्स टू hi/h0। तो hi हम लिखेंगे m into h0। अगर वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन हुआ है इसको डिफरेंशिएट कर लो तो वो तो फॉर्मूला हमेशा वही आएगा VIPA = dm/dt into h0 प्लस m into dh0/dt वाला। तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग वेलोसिटी रिलेटेड में कर लेंगे, इसलिए बेसिकली फोकस हमको करना है एक इस इक्वेशन पे, दूसरा इस इक्वेशन। अगले क्लास में हम लोग इन सब इक्वेशन का डेरिवेशन करके क्वेश्चन कर लेंगे और अपने लाइफ में खुश हो जाएंगे। अभी तत्काल तो इस बात के लिए खुश हो जाओ कि मेरा क्लास खत्म हो गया है। तो लीव कर देता हूँ, बाय एंड टेक केयर। फोन को ऑफ करके मेरे को चार्ज पे लगाना पड़ेगा।